दैट पीएन जंक्शन डायोड रिजल्ट्स, जो बन रही है, जो फॉर्म हो रही है, रिजल्ट्स इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक बहुत। चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे सेमीकंडक्टर लेक्चर 5 फिजिक्स विद ट्रिक्स में। तो आज हम लोग लेक्चर 5 में डिस्कस करेंगे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यानी अब यहाँ पे हम लोग को सीखना है, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो लेक्चर 4 में मैंने बताया था कि डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर जनरेट कैसे होता है। तो फिर एक्चुअली हुआ क्या कि जब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर था पहले से और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी था हमारे पास, तो जैसा कि मैंने पिछले सबसे फर्स्ट लेक्चर सेमीकंडक्टर में बताया था कि मनुष्य किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होता है। तो हमारे पास पहले से पी टाइप था, हमारे पास पहले से एन टाइप था, लेकिन हमारे दिमाग में ये चला कि अगर हम इस पी और एन को ही आपस में मिला दें तो फिर किस तरह के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्रिएट हो सकते हैं। तो फिर बोला गया कि चलिए ऐसा करके देखा जाए। तो इस वजह से क्या किया गया कि एक पी क्रिस्टल को मिला दिया गया किसके साथ, एन क्रिस्टल के साथ। ये सबसे अच्छा डिफिनीशन मैं बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। यानी when p crystal is placed in contact with n crystal, यानी जब p टाइप क्रिस्टल को n टाइप क्रिस्टल के साथ कांटेक्ट में ला दिया जाता है तो एक वो मिल करके एक सिंगल पीस बनता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि वन क्रिस्टल दे फॉर्म कॉल्ड क्रिस्टल डायोड और पीएन जंक्शन डायोड। यानी पीएन जंक्शन डायोड का एक और नाम आप बोल सकते हैं, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड कैन बी टर्म्ड एज, इसको और बोला जाता है क्या चीज, क्रिस्टल डायोड। पीएन जंक्शन का दूसरा नाम क्या है, क्रिस्टल डायोड। यानी इसका डिफिनेशन क्या हो गया कि व्हेन p crystal is placed in contact with n crystal they form a one crystal or they form a one piece called pn junction diode और crystal diode। आपको यही चीज लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि अब ऐसा करने से हमें फायदा क्या मिला, कि अगर हमने p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दिया तो इससे हमारे पास एडवांटेज क्या आने लगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में ये आया कि जैसा कि हमारे पास पहले से स्ट्रक्चर था p टाइप और n टाइप, अब इसको हमने क्या किया, दैट इज कि एक क्रिस्टल बना दिया गया जिसका मेरे पास क्या आया था, पीएन जंक्शन डायोड, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज पी टाइप एंड दैट इज एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ होल्स हमें पता है, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ होल्स होंगे, यहाँ पे होल्स है ये, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यानी ये हो गए पॉजिटिव मीन्स होल्स विच बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज बट दे आर नॉट पॉजिटिव, एंड दीज आर निगेटिव चार्ज, जैसा कि हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर चुका है क्लास में, निगेटिव। और इसके बाद डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से चार्ज की शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे एक लेयर बनता है जिसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिप्लेशन लेयर का अपना कुछ ना कुछ विड्थ होगा, डिप्लेशन लेयर के विड्थ होने के कारण वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी की वजह से, जिसको पोटेंशियल बैरियर बोला जाता है। ये पोटेंशियल बैरियर अब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को उनकी रिकॉम्बिनेशन यानी डिफ्यूजन प्रोसेस को होल्ड करके रखती है, इसलिए इसका नाम पोटेंशियल बैरियर पड़ा, जो कि हम लोगों ने इसको अच्छे से लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 4 में सॉरी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिर फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का कंडीशन कहाँ से क्रिएट हो गया, किस वजह से हमें फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस बनाना पड़ गया। तो चलिए देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि डिप्लेशन लेयर हमेशा किस ऑर्डर का होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶, यानी 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर पे हमारा डिप्लेशन लेयर होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो डिप्लेशन लेयर बन रही है उसका थिकनेस कितना होगा, तो आपको बोलना है वो 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर यानी 10⁻⁻⁶ मीटर में होगा। और डिप्लेशन लेयर का ये तो हमारा विड्थ हो गया। अब जैसे होता क्या है ना कि डिप्लेशन लेयर के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर बना है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के केसेस में वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे सिलिकॉन के केस में वो 0.7 वोल्ट होगा, तो जर्मेनियम के केस में वो हमारा हो जाएगा दैट इज 0.3 वोल्ट। तो ये आपको याद रखना है ये कुछ चीजें कि डिप्लेशन लेयर का ऑर्डर कितना होगा रीजन का, दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर। सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना का होता है, 0.7 वोल्ट का। पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम कितना हो जाएगा हमारा 0.3 वोल्ट का। तो आपको ये चीज क्लियर करके रखना है, दैट इज, गिव मी अ सेकंड। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया दैट पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन, पोटेंशियल बैरियर जो सिलिकॉन का होता है वो कितने ऑर्डर का होता है, 0.7 वोल्ट का। और हमारे जो पोटेंशियल बैरियर बनेगी जर्मेनियम के लिए वो कितना है हमारा 0.3 वोल्ट। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ है
वो है 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर पे। तो अगर हम कहें कि अगर सिलिकॉन और डिप्लेशन लेयर की वजह से जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कितना बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/d हो जाएगा, दैट इज 0.7 डिवाइड बाई 10⁻⁻⁶, तो अप्रोक्सीमेटली वो 0.7 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, जो कि एक काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि 10⁻+6 न्यूटन पर कूलम के ऑर्डर पे बन रही है। यानी कहने की वजह से, कहने का मतलब यह है कि उसके इनसाइड जो पीएन जंक्शन डायोड है, जो पीएन जंक्शन डायोड हम वो बनाते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि रिजल्ट्स इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस पीएन जंक्शन डायोड जो हमारा हो रहा है, दैट पीएन जंक्शन डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीबीएसई पूछ सकती है। दैट पीएन जंक्शन डायोड रिजल्ट्स, जो बन रही है, जो फॉर्म हो रही है, रिजल्ट्स इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपने रीजन को बना रही है, खुद बन रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये आप एकदम याद रखिए। पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट, पोटेंशियल फॉर जर्मेनियम 0.3 वोल्ट, डिप्लेशन लेयर हमारे पास 10⁻⁻⁶ का है। तो अगर हम सिलिकॉन का बात करें तो सिलिकॉन P/d जो कि ऑर्डर आ रहा है 10⁻⁶, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक क्रिस्टल डायोड या बनती है। जब पीएन जंक्शन डायोड बनती है तो वो बहुत रिजल्ट करती है एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि कितना होता है 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर कूलम में। यानी अगर आप सिलिकॉन का बात कर ले तो सिलिकॉन पे अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो आपको एक्सटर्नल पोटेंशियल 0.7 से ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर आप जर्मेनियम में करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो जर्मेनियम में आपको क्या करना पड़ेगा, 0.3 वोल्ट पे ही काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो आपके होंगे वो काफी दूर होंगे न्यूक्लियस से, तो आप कम एनर्जी भी दे दीजिएगा तो वहां के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन क्योंकि सिलिकॉन का क्या होता है, पी सेल में होगा, तो पी शेल में होने की वजह से वो न्यूक्लियस के बहुत सामने है, तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो यही रीजन है कि why the potential barrier of silicon is 0.7 while the potential barrier for germanium is 0.3। तो ये कंडीशंस आप ना भूलें, ये कंडीशन सीबीएसई आपसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट या जेई आपसे पूछ सकती है या नीट भी आपसे पूछ सकती है। तो चलिए, ये था हमारा ऑल अबाउट पोटेंशियल एंड दिस एंड दैट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस होता कैसे है, करते क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस। तो हमारा टॉपिक है दैट इज आज का, दैट इज फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो चलिए, फॉरवर्ड बाइस को सीखने के लिए हमें इसको याद रखना है कि फॉरवर्ड बाइस ना ये एक्चुअल कनेक्शन होता है, एक्चुअल कनेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं एक्चुअल कनेक्शन बोले तो, जिसका एक और नाम आप बोल सकते हैं ट्रू कनेक्शन। ट्रू कनेक्शन क्यों बोला जाता है इसे? इसमें हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड के जो पी सेक्शन है, जो इसका पी सेक्शन होता है और जो एन सेक्शन होता है, तो पी सेक्शन को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव से, और एन सेक्शन को हम लोग नेगेटिव ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि फॉरवर्ड बाइस क्या है, तो आपको बोलना है द कनेक्शन व्हेन वी कनेक्ट द पी सेक्शंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विद पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल बैटरी एंड एन सेक्शंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड with negative terminal of a battery, then this connection is called forward biasing। मतलब कनेक्शन नहीं बोला जाता है, इस पूरे इंडस्ट्री में हम कह सकते हैं कि कंपनीज में वो बाइसिंग का नाम बोलते हैं कि हम बाइसिंग कर रहे हैं, हम कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम बाइसिंग कर रहे हैं। पी को पॉजिटिव के साथ, एन को नेगेटिव के साथ, तो ऐसे ही बाइसिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में जो भी करंट सप्लाई होता है वो मिली के फॉर्म में होता है। मतलब रिवर्स के केस में हम बोल सकते हैं कि पी में मतलब फॉरवर्ड बाइस में करंट ज्यादा फ्लो करेगी मिली में, जबकि रिवर्स में माइक्रो में। तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग होता कैसे और ये काम कैसे करता है। तो चलिए, तो अब हमारा है कि हाउ फॉरवर्ड बाइस वर्कड। चलिए अब हम लोग फॉरवर्ड बाइस को अच्छे से सीखते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग करना कैसे है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं दैट इज नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का। तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट पीएन जंक्शन, बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ों के बारे में। तो ये हो गया होल्स हमारा, ये था हमारा होल्स, और इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स हमारे हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन्स, ये बना लेते हैं हम 3-4। और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन 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 भरा पड़ा है इसके पास, और इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स जो होगी वो होल्स होंगे। तो चलिए, जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये एक पीएन जंक्शन डायोड है और यही हमारा क्या है, दैट इज डिप्लेशन लेयर। अब हम कनेक्शन इसका किस तरह का कर रहे हैं कि एक्सटर्नल बैटरी लेकर के इसको हम कनेक्शन कर दिए, किसके साथ, इसको हम कनेक्ट कर दिए दैट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो अब ये कैसे काम करेगा, एक चीज देखिए, आपको ये चीज सोचना है ना कि अगर हमें करंट सप्लाई करना है, अगर हमें करंट सप्लाई करना है तो वो करंट तभी सप्लाई करेगा जब एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल होगा
वो ग्रेटर देन हो जाए पोटेंशियल बैरियर से। फिर से समझिए इस चीज को कि एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल होगा, जो V होगा, वो पोटेंशियल बैरियर से क्या होना होगा, ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल बैरियर कैसे कम होगा, तो पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करता है किसमें, डिप्लेशन लेयर D में, यानी डिप्लेशन लेयर के विड्थ में D में। तो अगर हम डिप्लेशन लेयर के डेप्थ यानी उसके विड्थ को, उसकी चौड़ाई को, थिकनेस को कम कर दें तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर हम लोग पढ़ चुके हैं दैट इज V इक्वल टू ED होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है अगर सेम भी हो जाए, अगर कांस्टेंट है मान लीजिए, लेकिन डिप्लेशन लेयर तो हमारा कम हो जाएगा, जो कि काफी कम होगा। तो इस हिसाब से पोटेंशियल बैरियर भी बहुत कम होगा। यानी आपको करना क्या है, पोटेंशियल बैरियर कम करने का एक ही रीजन है, यानी आप समझिए इस चीज को सीरीज वाइज। अगर करंट फ्लो कराना है तो पोटेंशियल बैरियर कम करना पड़ेगा, पोटेंशियल बैरियर कम करने के लिए आपको डिप्लेशन लेयर कम करना पड़ेगा। और डिप्लेशन लेयर कैसे कम होगा, तो अब हम लोग देखते हैं कि चलिए ये डिप्लेशन लेयर कम कैसे होगा। तो इतना तो दिमाग हमारे पास है कि पोटेंशियल बैरियर हमें कम करना, अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो किस तरह से करेंगे जरा ध्यान से देखिए। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं हम लोग कि ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहां से हम एक्सटर्नल सप्लाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो गया इस साइड। तो क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है हमारा डिफ्यूजन की वजह से, वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ई एक्सटर्नल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, किसका, ई इंटरनल का। तो कहीं ना कहीं ये जो ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगी, ई इंटरनल को अपोज करेगी, और ये जो ई इंटरनल को अपोज करेगी तो अपोज करने की वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो गया तो जाहिर सी बात है इसके अंदर का जो डिप्लेशन लेयर है वो भी कम होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम बना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर धीरे धीरे कम होगा, पोटेंशियल बैरियर कम होगा तो डिप्लेशन लेयर कम होगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन काफी इजीली अपने आप को डिफ्यूज कर सकती है, फ्लो कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से डिप्लेशन लेयर कम हो गया, और डिप्लेशन लेयर कम हुआ तो पोटेंशियल बैरियर ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बेसिंग की वजह से पीएन जंक्शन डायोड का सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो था, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, उस इंडस्ट्रीज ने इसको भी कैप्चर कर लिया कि इसे रिजॉल्व कैसे करना है। यानी कैसे करना है, तो आप एक बैटरी लीजिए, एक्सटर्नल बैटरी, उसके पास कुछ पोटेंशियल दे दीजिए, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस आप कर दीजिए ट्रू कनेक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग में, डिप्लेशन लेयर ऑटोमेटिकली कम होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा और करंट पास कर जाएगा। तो जैसा कि अगर हम लोग सिलिकॉन क्रिस्टल का ये बात कर रहे हैं कि ये पीएन जंक्शन डायोड फॉर सिलिकॉन है मान लीजिए, तो जो कि 0.7 वोल्ट होता है, तो 0.7 वोल्ट जब आप बनाइएगा तो 0.7 वोल्ट, यानी अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 0.4 दिए, 0.4, तो कहने का मतलब ये तो फ्लो नहीं करेगी, यानी 0.8 जैसे बढ़ाएं यहाँ पे करंट फ्लो करने लग गया। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बाइसिंग, की फॉरवर्ड बाइसिंग काम कैसे करती है, होप आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको ये सब सारी चीजें याद रखनी है कि फॉरवर्ड बाइस काम कैसे करता है। तो करंट फ्लो कराने के लिए हमें डिप्लेशन लेयर कम करना पड़ेगा, डिप्लेशन लेयर तभी कम होगा जब हम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करें। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की वजह से हम क्या किए, उसके अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिए बाय एक्सटर्नल बैटरी, जो कि उसके ऑपोजिट होगा, जिस वजह से हम लोगों ने यहाँ डायग्राम बनाया है पॉजिटिव टू निगेटिव। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, और अपोज करने की वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है वो कम हो जा रही है। कम होने की वजह से डिप्लेशन लेयर कम होगी, और अगर डिप्लेशन लेयर कम हुआ तो करंट इजिली फ्लो कर जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में करंट आसानी से फ्लो कर सकता है इन मिली एम्पियर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर का करंट मिलेगा, आपको मिली के फॉर्म में मिलेगा, और बहुत ही कम मिलेगा। बट अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें मिली भी मायने रखती है, मिली एम्पियर का। तो चलिए अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन डायोड का कर लेते हैं फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा वो जरा गौर से देखिए। यानी ये पूछता है सीबीएसई, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम लोग पहला अभी डिस्कस किए हैं फॉरवर्ड बाइस, तो फॉरवर्ड बाइस का ही देखेंगे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग, होप आप लोग में से अभी बहुत सारे बच्चों ने ये पीएन जंक्शन डायोड का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल्स में कर लिया होगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइस का हम लोग चलिए डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये हो गया हमारा दैट इज
पीएन जंक्शन डायोड बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पी एंड एन जंक्शन। ये कंप्लीट डायग्राम हो गया पी एंड एन का। कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम बनाना है तो अच्छे से आपको सोचना है। और ये हो गया हमारा मिली एमीटर, यानी ये मिली एम्पियर में मेजर करेगी। आप यहाँ पे एमीटर मत जोड़ दीजिएगा, एमीटर फिर डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ करंट आपको मिलेगी। तो आपको फॉरवर्ड बेस में आपको यूज करना है मिली एमीटर का। उसके बाद हम यहाँ से लेके क्या करेंगे, अब इस पूरे कंडीशंस को, पूरे इसको आप ये कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दीजिए। अब वोल्टमीटर ये पोटेंशियल को मेजर करेगी, ये पैरेलली कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ, पीएन जंक्शन डायोड के साथ। तो ये हो गया हमारा पैरेलली कनेक्ट पोटेंशियोमीटर, सॉरी वोल्टमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट कनेक्ट कर देंगे। तो रियोस्टेट कैसे कनेक्ट हो जाएगा, ये रहा हमारा रियोस्टेट। और रियोस्टेट का कंप्लीट कनेक्शन हो जाएगा हमारा किसके साथ, बैटरी। अब क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइसिंग है तो आपका पी सेक्शन कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव और एन सेक्शन कनेक्ट हो जाएगा निगेटिव ओवर बैटरी से। और इस सर्किट को हम कर देते हैं कंप्लीट। तो चलिए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कनेक्शन कैसा था, सबको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा रहा पीएन जंक्शन डायोड, ये कनेक्ट हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि एमीटर जो होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है, लो रेजिस्टिव डिवाइस होती है, इसलिए हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मिली एम्पियर से करंट निकली, ये हो गया हमारा वोल्टमीटर जो कि पैरेलली कनेक्ट होगा। फिर यहाँ से हम लोगों ने कनेक्शन किसका किया है, रियोस्टेट का कनेक्ट किया है, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। और क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस है तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव और ये हो गया हमारा निगेटिव। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ फॉर पीएन जंक्शन डायोड। अब आते हैं कि अगर ये ग्राफ जब आप लोग बना लिए, प्लॉट कर लिया, अब इस पे जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, रीडिंग लिया जाएगा, तो कुछ इस तरह का रीडिंग आता है, जो आप लोग गौर से देखिएगा। होता ये है ना कि जब आप इस कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हैं तो आपको एक टेबल बनाना पड़ता है फॉर दो चीजों के लिए, एक फॉरवर्ड वोल्टेज और एक हमारा फॉरवर्ड करंट। कि जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग में जो पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं उसमें हमें फॉरवर्ड करंट मिल कैसा रहा है, तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको कि जब V जीरो रहेगा तो आपको करंट भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जब आप पोटेंशियोमीटर को धीरे धीरे घुमा रहे हैं, आपको मिलीमीटर डिटेक्ट नहीं करेगी। फिर अगर आप 0.2 दीजिएगा, 0.2 वोल्ट का, तो आपको दिखेगा कि फॉरवर्ड करंट अभी भी जीरो है। मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू लेना है आपको, ऐसा नहीं कि 10 वोल्ट 20 वोल्ट, ऐसा नहीं। आप धीरे धीरे करके लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 0.7 के बाद करंट पास करना शुरू कर जाएगी। फिर उसके बाद आप देखिए, फिर यहाँ पे आ गया आपका 0.3 दिया, अभी भी आपके पास 0 वोल्ट है, यानी 0 अभी मिलीमीटर अभी भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही है इसको। फिर जैसे आप 0.4 में दीजिएगा, 0.4 वोल्ट आएगा तो करंट का वैल्यू कुछ हो जाएगा, दैट इज इन मिली एम्पियर। आप कह सकते हैं कि 1 एम्पियर का 1 मिली एम्पियर का आपको करंट मिला। उसके बाद जैसे आप लोगों ने इंक्रीज करते इसके वैल्यू को 0.7 लाया। अब यानी आपको पता है कि ये सिलिकॉन के लिए कर रहे हैं आप, तो सिलिकॉन का तो पोटेंशियल बैरियर 0.7 है। तो जैसे ये 0.7 को क्रॉस करेगी, अभी मान लेते हैं कि 0.7 में भी आप कंसीडर करके रखिए कि अभी 1 एम्पियर ऑफ करंट, मतलब 1 मिली एम्पियर ऑफ करंट आपको मिलेगी। लेकिन जैसे आप 0.7 से एक्सीड करिएगा, ये करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यानी अब यहां से ये पिक पकड़ लेगी, करंट अपने पिक वैल्यू पे आ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर 0.7 आप कह सकते हैं कि वैल्यू अब यहां से करंट क्या हो गया, अपना मैक्सिमम लेना शुरू कर देगा। तो यानी फॉरवर्ड करंट, और ये हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट 0 दिए तो आपको 0 मिला। जैसे आपने 0.2 दिया वोल्ट पे, 0.2 वोल्ट, अभी भी फॉरवर्ड करंट यानी मिली एम्पियर जो है ये अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। जैसे 0.3 दिए, नहीं डिटेक्ट कर रही। 0.4 पे कुछ वैल्यू यानी 1 मिली एम्पियर आपको मिल जाएगा। 0.7 जैसे अभी भी 111 चलेगा 0.7 तक, लेकिन उससे जैसे आप आगे आइएगा करंट अपने पिक वैल्यू को पकड़ लेगी। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इस ग्राफ को जरा गौर से देखिएगा। ये जो ग्राफ बनने वाला है, दिस इज आर मिली एम्पियर करंट, यानी जिसको आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड करंट, और ये हो गया आपका फॉरवर्ड वोल्टेज। तो फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया। अब अभी आप लोगों ने देखा कि कंडीशंस कुछ इस तरह से था ना, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। मतलब कहने का ये हो गया कि ये अपने वैल्यू पे चल रही है, मिली एम्पियर पे चल रही है, 1 मिली एम्पियर, 2 एम्पियर। और ये हमारा क्या है, दैट इज 0। बहुत ही छोटा वैल्यू लेना है हमें, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लेके जाइए इसको 0.7 एंटिल। तो जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करिएगा ना, जब ये ग्राफ, ये तो टेबल से बहुत क्लियर है कि जैसे जैसे वोल्टेज अभी 0.2, 0.3, 0.4 आई तो ये 1 हुआ।
और जैसे ये 0.7 पे आई, अप्रोक्सीमेटली धीरे धीरे अपना ये वैल्यू लेते गई, और जैसे ही 0.7 आएगी अपना वैल्यू अपना मैक्सिमम लेके चली जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड बाइसिंग का जो करंट सप्लाई होता है, जो करंट यानी फॉरवर्ड और फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। जरा देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, दिस इज लाइक दिस, इस तरह का। ये थोड़ा सा सटा हुआ रहता है क्योंकि हमें तो करंट मिलेगा ही नहीं उस समय, मिली एम्पियर डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी आपके करंट को, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा ये। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इस चीज को गौर से देखिए तो ये तो आपका फॉरवर्ड वोल्टेज था और ये आपका फॉरवर्ड करंट है। तो आप इस चीज को अगर गौर से देखिएगा तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये हमारे पैर का आपको नी दिख रहा होगा, दिस वन इज नी। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस वोल्टेज को यहां से जहां से ये करंट अपना वैल्यू पिक पकड़ी है, यानी पिक पकड़ना शुरू कर दी है, ऐसे ही वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नी वोल्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज बोला जाता है। यानी कहने का मतलब नी वोल्टेज क्या है, नी वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज है जिसके आगे मतलब आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ वोल्टेज द करंट इन अ फॉरवर्ड वाइज टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड नी वोल्टेज। यानी यहां से आपको मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। जैसे आप वोल्टमीटर का हल्का सा भी वो जो इसका रेगुलेटर उसको इंक्रीज करिएगा, आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा मिली एमीटर में। तो वैसे वोल्टेज जहां पे आपको मैक्सिमम करंट मिल गया, उसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड पोटेंशियल यानी पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बाइस पे काम करती है तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाता है सर्किट में, किस फॉर्म में होता है, मिली एम्पियर में होता है। और वहां पे एक वोल्टेज हमारे पास ऑब्टेंड होता है, उस वोल्टेज का खुद से नाम हम लोगों ने रखा है, दैट इज नी वोल्टेज, जिसका मतलब होता है कि अराउंड आफ्टर दैट जब आप पोटेंशियल सप्लाई करिएगा तो करंट आपका मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, दैट मैक्सिमम पोटेंशियल मींस दैट रिक्वायर्ड पोटेंशियल इज कॉल्ड नी वोल्टेज। तो ये था हमारा नी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट। अब आगे आते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइस कॉन्सेप्ट क्या था कि करंट हमें सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ा, करंट सप्लाई करने के लिए हमें ये करना पड़ा कि फॉरवर्ड बाइस को मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में पीएन जंक्शन डायोड की पी सेक्शन को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ा, एन टाइप को आपको एन सेक्शन को एन टर्मिनल से जोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिप्लेशन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास बैटरी का है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी, जिसकी वजह से डिप्लेशन रीजन कम होगा और जिससे पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू कम हो जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन आराम से डिफ्यूज कर सकती है अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स में हो रिकॉम्बिनेशन करके, होल्स में रिकॉम्बिनेशन करके, और जिसकी वजह से करंट फ्लो कर सकता है इन अ फॉर्म ऑफ मिली एम्पियर। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बाइस। अब आते हैं रिवर्स बाइसिंग एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ लेते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, दैट इज हमारा टॉपिक है रिवर्स बाइस। अब हम लोग सीखेंगे अबाउट रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस को सीखने के लिए हमें क्या करना है, रिवर्स बाइस को सीखने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि इसके पीछे का एक स्टोरी समझते हैं कि रिवर्स बाइसिंग आखिर हुआ कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं, एक स्टोरी समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंसीडर कर लेते हैं कि मान लीजिए एक अभिषेक नाम का साइंटिस्ट था, अभिषेक नाम का एक कोई साइंटिस्ट था और उसके मान लीजिए दो बच्चे थे, कंसीडर कर लीजिए आप बच्चे, एक का नाम था मान लीजिए राम और एक का नाम मान लीजिए था मोहन। चलिए इसको समझते हैं, बहुत अच्छा लगेगा स्टोरी। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत कुछ इन्वेंशन करने के बाद जब अभिषेक ने पीएन जंक्शन डायोड का इन्वेंशन किया और फॉरवर्ड बाइस का उन्होंने इन्वेंशन किया कि फॉरवर्ड बाइस में आप करंट सप्लाई कर सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड से और आपको काफ़ी अमाउंट ऑफ करंट निकलेगी। तो ऐसा करते करते बहुत काफ़ी दिन बीत गए अपने अपने छोटे से लैब में। वो एक दिन अपने आप को उन्होंने सोचा कि चलो अब घूम के आते हैं कहीं से, तो वो कहीं विजिट के लिए निकल गए। तो राम और मोहन काफ़ी अपने पिताजी को वो नोटिस करते थे, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते थे। तो एक दिन अपने पिताजी को घर से बाहर देख वो दोनों क्या किए, पिताजी के लैब में चुपके से चले गए। अब क्योंकि पिताजी तो थे नहीं उनका, तो हुआ क्या, हुआ ये चीज़ कि अभिषेक का कहना था कि पीएन जंक्शन डायोड जो काम करती है वो फॉरवर्ड बाइस पे काम करती है। उन्होंने ये कहा था कि फॉरवर्ड बाइस करिएगा तो करंट आपको मिलेगा, आप बाकी आप करिएगा तो आपको करंट नहीं मिलेगा।
तो हुआ क्या ना कि वो उस लैब में कहीं एक बहुत बड़ा बैटरी रखा हुआ था और काफी छोटे छोटे बैटरी थे जिसमें पोटेंशियल्स वैल्यू बहुत कम थे, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, लेकिन 0.1, 0.2, लेकिन एक बैटरी था जो कि 12 वोल्ट था। तो राम उसमें से बड़ा भाई था और मोहन उसमें से छोटा भाई था। तो हुआ क्या कि जब दोनों ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, उन्होंने देखा कि एक पीएन जंक्शन डायोड रखा हुआ है वहां पे, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। तो उन्होंने स्विच प्रेस किया, क्योंकि कनेक्शन तो अभी से करके ही रखा होगा पहले से। तो उन्होंने स्विच को प्रेस किया तो देखा उन्होंने कि बल्ब तो जला ही नहीं। यानी बल्ब जला क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं उन्होंने पोटेंशियल कम सप्लाई कर रहा था, क्योंकि सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। तो आप वो क्या कर रहे थे, एक एक करके 0.7, 0.3, 0.4 सप्लाई कर रहे हैं, वो जल ही नहीं रहा है। तो आप जरा सोचिए गलती कहां हो रही थी। गलती ये हो रहा था कि राम और मोहन पीएन जंक्शन डायोड के कनेक्शन में गलती कर रहे थे। कनेक्शन में क्या गलती कर रहे थे कि अभिषेक ने कहा था कि पीएन जंक्शन डायोड में करंट तभी पास करेगी जब आप उसको फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्शन करिएगा। लेकिन उनके बच्चों ने क्या कर रहा था, उनके बच्चे क्या कर रहे थे कि वे फॉरवर्ड बाइस पे नहीं, वो उसे रिवर्स बाइस में कनेक्ट कर रहे थे, यानी बैटरी को उल्टा जोड़ रहे थे। वो जैसा कि नॉर्मली हम अपने घर पे भी करते, उल्टा जोड़ देते हैं, तो वो उल्टा जोड़ रहे थे। तो हुआ क्या, बल्ब जल ही नहीं रहा है, जल नहीं रहा है, आउटपुट करंट नहीं मिल रहा है। तो फिर पास में उन्हें रखा हुआ एक 12 वोल्ट का बैटरी दिखा। तो राम ने मोहन को कहा कि चलो, लगता है कि इस बैटरी से काम नहीं चलेगा, हमें 12 वोल्ट का बैटरी यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही उन्होंने पीएन जंक्शन डायोड में 12 वोल्ट का बैटरी सप्लाई किया, अब आप सोचिए क्या हुआ होगा। चलिए रिवर्स बाइस ही मान लेते हैं, क्या हुआ होगा सोच के बताइए। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर वो तो उड़ गया होगा। बिल्कुल सही, पीएन जंक्शन डायोड डैमेज हो चुका होगा, यानी वो उड़ चुका होगा, बर्बाद हो गया वो। अब आप सोचिए जब अभिषेक लौट के आया होगा अपने लैब में, तो वो क्या किया होगा अपने दोनों बच्चों के साथ। उन्होंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली उन्होंने यूनिवर्स को ये चीज बताया, उन्होंने ये बताया कि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस पे कभी काम ही नहीं कर सकती है। अगर आप पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बाइसिंग दिए, एक तो आपको करंट बहुत कम मिलेगा, और ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट अगर आपको चाहिए, और अगर आपने गलती से हाई पोटेंशियल सप्लाई किया, तो ये डैमेज हो सकता है, इट कैन बी डैमेज। तो इस वजह से फिर रिवर्स बाइसिंग में बोला गया कि पीएन जंक्शन डायोड कैन नॉट ऑपरेट इन अ रिवर्स बाइस if you will give lots of amount of potential to find the amount of current, it may break down। ये ब्रेक डाउन हो सकता है और ये खराब हो सकता है। तो चलिए इस स्टोरी को यहीं पे रोकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको रिवर्स बाइस का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये इन्वेंट कैसे किया गया। ऐसा ही नहीं कि इंसान ने बस उसे जोड़ा और बोल दिया कि ये रिवर्स बाइसिंग है, इसके पीछे का स्टोरी यही होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रिवर्स बाइसिंग काम कैसे करती है, और हम लोग इसको सीखेंगे कि रिवर्स बाइस में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। तो चलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और पढ़ाई करते रहें। एग्जाम आ रहा है 1 महीने में और आपको 4 डालना है इस बार।